बीजेपी के लिहाज से अब तक उसके लिए दो राज्य अछूते हैं, पहला पश्चिम बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। दोनों ही राज्यों में बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है, कैडर को खड़ा कर रही है। लेकिन आज बात करेंगे तमिलनाडु के, और तमिलनाडु से आने वाले बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की। उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा, वैसे ही अन्नामलाई को पार्टी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कई मौकों पर अमित शाह भी तारीफ कर चुके हैं अन्नामलाई की। कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पीठ थपथपाते तारीफ करते हुए देखा गया है। कौन सी वो बड़ी जिम्मेदारी होगी, सेंटर में होगी या फिर राज्य में होगी, उस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। के अन्नामलाई, अगर मैं कहूं कि तमिलनाडु में बीजेपी का आधार है तो कुछ गलत तो नहीं होगा सर? नहीं, आधार नहीं है। बीजेपी के कैडर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों बहुत पुराने हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि एक फ्रेश, एनर्जेटिक, अनअपोलोजेटिक हिंदू जरूर हैं अन्नामलाई। नहीं, जिस तरीके से वोट परसेंटेज को लोकसभा चुनाव में 10% से ऊपर वो लेकर गए, तो एक रीड के तौर पर तो काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए वहां। नहीं, मेहनती हैं। 3% से बढ़ाकर 11% कर दिया भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को, जब ये प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो। और बहुत मेहनत की है पदयात्रा के माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। और मतलब कि तमिलनाडु में बीजेपी को ऐसी ताकत बना दिया है कि जिसको कम से कम कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वो डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, कोई भी। तो इतनी शक्ति तो बना ली है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है। जब सीटों के लिहाज से देखेंगे तो शायद वो शक्ति उतनी बड़ी नजर नहीं आती, क्योंकि खुद ये हार गए और सीट नहीं आ सकी लोकसभा में। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और वोट परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 3% से छलांग लगाकर सीधे 11%, वो भी तमिलनाडु जैसे राज्य में, ये मामूली बात नहीं है। और जो खबर है, एक वहां न्यूज पोर्टल है TNIE तमिलनाडु का, उसके हवाले से खबर है कि इन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया जा रहा है बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव बनाया जा रहा है, मतलब बीजेपी का। बिल्कुल बिल्कुल। ये और आपको याद होगा कि जब अमित शाह गए थे वहां, बाद में इन्होंने रिजाइन किया था, उस वक्त भी अमित शाह ने कहा था कि एक बड़ी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर के अन्नामलाई के लिए तैयार की जा रही है। और वो यही भूमिका है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी समझिए कि सबसे पावरफुल पोस्ट है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद, संगठन के लिहाज से देखा जाए तो। सोचिए कि जनरल सेक्रेटरी कौन है? भूपेंद्र यादव जैसे लोग, जो कई राज्यों में जीत में रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है सर, मैं एक मिनट रोकूंगा आपको। जब अन्नामलाई ने इस्तीफा दिया तब अन्नामलाई को बीजेपी के नेशनल काउंसिल का सदस्य बनाया गया था। ये क्या है, कितना अहम पद है, कहां कहां इंटरवीन करता है? नहीं, नेशनल काउंसिल का सदस्य बनाने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय स्तर पे आप एक रिप्रेजेंटेटिव हो गए, लेकिन उसमें अलग अलग पद है। अब नेशनल काउंसिल जैसे कि क्या बोलते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव आप हो गए, लेकिन जनरल सेक्रेटरी जो है ना, वो बहुत ताकतवर पोजीशन है संगठन में। सोचिए कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद से सबसे ताकतवर आदमी है। और दक्षिण भारतीय राज्यों के हिसाब से देखें, चाहे केरला हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, इवन आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब के लिहाज से मान ले। मैं जानबूझ के कर्नाटक नहीं बोल रहा हूं कि कर्नाटक में ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी भी है कर्नाटक से, और बहुत स्ट्रांग वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है भी, और सरकार में भी रही है भारतीय जनता पार्टी, अपने दम पर भी सरकार बनाई है। लेकिन इन राज्यों के लिहाज से आप देखेंगे तो के अन्नामलाई की नियुक्ति एक बहुत बड़ा थ्रस्ट होगी दक्षिण भारत में भाजपा के संगठन के लिहाज से, चेहरे के लिहाज से, मीडिया ट्रैक्शन के लिहाज से। मीडिया में ये बोलते, ओरेटरी स्किल बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती हैं, इनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। दक्षिण भारत में आपको पता है ना, पर्सनालिटी कल्ट का बहुत महत्व है जी, कि पर्सनालिटी को लोग वोट देते हैं, उसको पूजते हैं। और जब एक तरफ थलापति विजय हैं, तो लगभग वही पैरेलल में के अन्नामलाई भी हैं, एज के लिहाज से भी और वोट अपील के लिहाज से भी। ये समझते हैं
तमिलनाडु की राजनीति को, दक्षिण भारत की राजनीति को। कर्नाटका में ये आईपीएस रह चुके हैं, वो उनका कर्म क्षेत्र है। केरला की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उसके बाद तमिलनाडु के तो ये खुद हैं ही और काम ही कर रहे हैं वहां पे। पुडुचेरी में जहां तमिल भाषी बहुत सारे लोग हैं, तो आप देखेंगे कि के अन्नामलाई जब जनरल सेक्रेटरी बने तो इनको शायद दक्षिण भारत का प्रभार मिले और वहां ये चुनावी रणनीति बनाने में ये अहम भूमिका निभाएंगे। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जब देखेंगे ना, तो आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत की पार्टी या हिंदी काउबेल्ट की पार्टी कहा जाता था पहले, लेकिन अपना विस्तार कर रही है भाजपा। आपके पास नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा चेहरे हैं, किरण रिजिजू, हेमंत विश्व शर्मा, इसमें दो राय नहीं है। उसी तरह दक्षिण भारत में अन्नामलाई आपके पास चेहरा हो जाएंगे, पवन कल्याण है, भले ही वो दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी साथ हैं और एक वोट कैचिंग एबिलिटी जिसको बोल सकते हैं। कर्नाटक में आपका है ही। केरल में बातचीत जो चल रही है, देखिएगा कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी बीजेपी ज्वाइन करने वाली है वहां। सुरेश गोपी जो वो ऑलरेडी सांसद हैं ही। वहां एक बहुत बड़े क्रिश्चियन नेता को बहुत अच्छी भूमिका दी जानी है पार्टी के अंदर। सरकार में तो हैं ही, वीजी कुरियन साहब हैं। तो कहने का कुल मिला के ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में भी अब उसी तरह अपने आप को स्टैब्लिश कर रही है जैसे उत्तर भारत में। ठीक है, जैसे आप मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब राज्यों में है, उसी तरह दक्षिण भारत में आपको स्टैब्लिश कर रही है। अब तक जो कांग्रेस को पैन इंडिया पार्टी कहा जाता था, क्योंकि एक उसके साथ एक बैकग्राउंड है कि आजादी की लड़ाई में शामिल हुए हैं, उसके बाद इतने दिनों तक सत्ता में, तो ऑलरेडी उसका संगठन था हर जगह। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार किया है पिछले 20 साल, 25 साल, 30 सालों में। यह आसान नहीं है और मैं निश्चित तौर पे यह कह सकता हूं कि अन्नामलाई वो चेहरे हैं जो कि एक किक पॉइंट, जो इसको बोलते हैं ना, कि यहां के बाद से देखिएगा अचानक कुछ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। ऐसे आंध्र प्रदेश से वेंकैया नायडू वगैरह रहे, लेकिन तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा चेहरा नहीं मिला था अब तक। ठीक है, वो बड़ा चेहरा, और सीटों के लिहाज से बड़ा राज्य है ये। सीटों के लिहाज से बड़ा राज्य है और पूरे दक्षिण भारत को मतलब कवर करेगा। अच्छा पंकज जी, एक आखिरी सवाल। बिल्कुल, बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर इतनी टालमटोल क्यों? मतलब आखिर चल क्या रहा है? ऐसा फाइनल हुआ था कि जून में तय हो जाएगा, फिर फाइनल हुआ कि जुलाई में तो मिल जाएगा, अब सुन रहे हैं कि अगस्त में, मतलब अगस्त तक खिंचेगी बात। देखिए मैं बता रहा हूं क्यों। मीडिया में कयास कई लग रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिले क्यों हो रहा था। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी था कि कम से कम 50% सांगठनिक चुनाव हो जाए। वो तो हो चुके हैं 50% कम से कम। नहीं, अभी देखिएगा, अभी कुछ दिनों पहले तक 10 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। अभी 2-3 राज्य क्या और बाकी है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य बचा है अभी। उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, ये सब राज्य बाकी हैं अभी। तो ये एक प्रक्रिया पूरी हो गई। दूसरी प्रक्रिया यह है कि देखिए अभी होने वाला है, लेकिन दिक्कत क्या आ गई बीच में कि ऑपरेशन सिंदूर आ गया, उस वजह से वहां पे बीच में संगठन में अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद प्रधानमंत्री जी अपनी सबसे लंबी विदेश यात्रा पर चले गए। अभी हो जाता, लेकिन सेशन आ रहा है और इस सत्र में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आने हैं। तो जिस वक्त ये पूरा देश को एक सूत्र में बांधने की और माहौल बनाएगा विपक्ष, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आज एक एडवांस खबर दे रहा हूं, 12 से 14 अगस्त जो होगा ना, उसमें एक बहुत बड़ा बिल लेके आ रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। उसके बाद एक जो जज साहब है जिनके यहां नोट पकड़ा गया था, उनका वाला मामला है। वो तो सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला सर। नहीं, वो तो ठीक है ना, लेकिन कल को जाके अगर इंपीचमेंट उनके खिलाफ लाना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाना है, तो इसके लिए तैयारियां हैं। सर्वदलीय बैठक हो रही है, तो अभी संगठन में छेड़छाड़ जानबूझ कर नहीं करें। यह सत्र के बाद मैं आपको निश्चित तौर पे यकीन दिलाता हूं कि इस मानसून सत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। सारा कुछ हो गया है, बातचीत वगैरह हो गई है। ठीक है सर। अंतिम जो है, नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी, ये दोनों मिलके फाइनली एक वीटो लगाएं कि चलो ये है, और उसके बाद
एक चुनाव प्रक्रिया जो होती है वो फॉलो किया जाएगा। प्रक्रिया में देखिए, ऐसे कहा तो जाता है कि चुनाव होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बताता है कि एक ही नाम होता है, तो उसमें फिर चुनाव की नौबत आती नहीं, तो जो एक नाम सेलेक्ट होगा वही बनेगा। ठीक है। ये मानसून सत्र देखिए 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र चल रहा है। 21 अगस्त के बाद आप निश्चित तौर पे, मैं पूरे यकीन के साथ आपको बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। नाम फाइनल हो गया है और अब किसी तरह की कोई दुविधा नहीं है कम से कम। ठीक है सर। और मैं बता रहा हूं, अभी तो उत्तर प्रदेश में भी संगठन में बहुत बदलाव होने वाले हैं। हाँ। कुछ लोग सरकार से हटके संगठन से सरकार में जाएंगे, कुछ केंद्र में भी जाने वाले हैं। हाँ, वो भी जो है उथल पुथल होने वाली है और उसके लिए भी शायद बीजेपी खुद को तैयार करे। बाकी जैसे ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन बीजेपी के लिए होगा, वैसे ही ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है कि अन्नामलाई को बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह इस बात का संदेश, इस बात का इशारा कर चुके हैं कि दिल्ली में कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारी की अन्नामलाई को मिलने वाली है और जो उपयोगिता उन्होंने दिखाई तमिलनाडु में है, वो अब देश भर में उनसे काम लिया जाएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।